हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गर्ल्स वर्दी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी में सिलेबस भी है, सिलेबस में गर्ल्स वर्दी है भी। और अभी तक मैंने गर्ल्स वर्दी पे बहुत सारे एमसीक्यूज करा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे गर्ल्स वर्दी से। सो लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे, पढ़ लिए थे 40 क्वेश्चन गर्ल्स वर्दी से। आज हम 41 से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कला महान और सार्वभौमिक ताजगी है। फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक, क्योंकि कला कभी भी हठधर्मिता नहीं होती है। होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कोई संक्षिप्त विवरण नहीं रखता है। यू मे टेक इट, आप इसे ले सकते हैं। मतलब कला की बात हो रही है, आर्ट की। अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो कला की बात हुई है ना, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे या फिर ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी टॉपिक से ही याद कर लेंगे। आर्ट की बात हुई है तो ये देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आर्ट है। इसमें तो नहीं है, नहीं इसमें है, आपके सी पार्ट में है वेक थॉट्स ऑन आर्ट। ये गर्ल्स वर्दी का ही एक थॉट है, एक वर्क है जो उन्होंने लिखा था, वेक थॉट्स ऑन आर्ट। ओके, ये इसी के लाइन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द बिगनिंग्स एंड एंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी। मतलब सभी मानवीय उपक्रमों की जो शुरुआत होती है और उसका जो अंत होता है वो अनटाइडी होता है, यानी कि गंदा होता है। द बिल्डिंग ऑफ अ हाउस, चाहे एक घर का निर्माण हो। द राइटिंग ऑफ नॉवेल, चाहे कोई एक नॉवेल मतलब एक उपन्यास का लेखन हो। द डेमोलिशन ऑफ अ ब्रिज, चाहे ब्रिज पुल का नष्ट करना हो। एंड इमिनेंटली और प्रमुख रूप से द फिनिश ऑफ वेग, चाहे या कोई भी यात्रा का अंत हो। सॉरी। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये चीज़ें हमें बतानी है। ब्रिज की बात हुई है, ओके, तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें आपकी ओवर द रिवर से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, ओवर द रिवर, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ओवर द रिवर ये कब आया था, ये आपका आया था 1933 में, जिसका दूसरा नाम क्या है, वन मोर रिवर भी आता है। वन मोर रिवर, थोड़ा सा इसको समझेंगे इस वर्क को। ये जो एंड ऑफ द चैप्टर है, गर्ल्स वर्दी की जो ट्रायलॉजी है, एंड ऑफ द चैप्टर जो है, ये कब आया था, ये पूरा जब कब पब्लिश हुआ था, 1934 में। इसमें 3 नॉवेल्स थे आपके, जैसे आपके मेड इन वेटिंग हो गए। मेड इन वेटिंग ये कब आए थे, 1931 में आए थे। आपके फ्लावरिंग विल्डरनेस ये कब आए थे, 1932 में आए थे। और लास्ट जो था ओवर द रिवर या वन मोर रिवर, वो कब आया था आपका, वो आया था आपका 1933 में आया था, जिसमें भी बात हुई है ओवर द रिवर। और ये तीनों नॉवल एंड ऑफ द चैप्टर में ही थे। ये एंड ऑफ द चैप्टर, ये गर्ल्स वर्दी का 3rd ट्रायलॉजी है, इसमें 3 नॉवेल्स थे। और ये एंड ऑफ द चैप्टर, ये इसकी टाइटल थी। ये पब्लिश कब हुआ था, 1934 में। तो याद कर लीजिएगा ये भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओवर द रिवर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू सेव द ओल्ड दैट्स वर्थ सेविंग। मतलब उस पुराने जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे बचाया, जो बचाने लायक हो। वेदर इन लैंडस्केप, चाहे वो आपका लैंडस्केप हो, चाहे घर हो, मैनर्स हों यानी कि तौर तरीके हों, इंस्टीट्यूशंस हों यानी कि संस्थान हों, या फिर ह्यूमन टाइप्स मानवीय प्रकारों में, इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। ये हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एंड द वन दैट वी बॉदर लिस्ट अबाउट, और वह जिसके बारे में हम सबसे कम चिंतित हैं। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये भी बतानी है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो ये भी लाइनें आपकी ओवर द रिवर से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आर्ट इज़, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्ट इज़ द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द होल वर्ल्ड। मतलब कला पूरी दुनिया में मानव ऊर्जा का एक रूप है, विच रियली वर्क्स फॉर यूनियन, जो वास्तव में यूनियन का काम करती है, एकता का काम करती है, मिलन का काम करती है। एंड डिस्ट्रॉयज द बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन, और मनुष्य के बीच की जो बाधाओं को वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। कला की बात हो रही है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूअल, ये क्या है, ये स्वयं को, यानी कि क्या कह रहा है, इट इज़ कॉन्टिन्यूअल अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट। ये क्या कर रहा है, ये स्वयं को दूसरे द्वारा निरंतर अचेतन, हाउएवर फ्लीटिंग ऑफ वन सेल्फ बाय अनदर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये स्वयं को दूसरे द्वारा निरंतर अचेतन, भले ही क्षणभंगुर प्रतिस्थापन हो। द रियल सीमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन का वास्तविक क्या है, ये सीमेंट है। द एवर लास्टिंग रिफ्रेशमेंट एंड रेनेबल, जो एवर लास्टिंग, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे चिरस्थाई और ताजगी और नवीनीकरण है। हु सेड, ऐसा किसने कहा है, कला के बारे में ही ये कहा जा रहा है, तो किसने कहा है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो गर्ल्सवर्दी हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, थॉमस हार्डी हैं, D.H. लॉरेंस हैं। किसने ये चीज़ें कही हैं, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली हम गर्ल्सवर्दी पढ़ रहे हैं तो गर्ल्सवर्दी ने ही कहा है। नेक्स्ट, He is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste. Who said, ऐसा किसने कहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि he is but a poor philosopher, वह केवल एक गरीब दार्शनिक ही नहीं, वह केवल एक गरीब दार्शनिक है। Who holds a view so narrow, जो इतना बहुत नैरो दृष्टिकोण रखता हो, जिसकी बहुत नैरो सोच हो, ठीक है। एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, जो अपने ही व्यक्तिगत स्वाद के अनुरूप क्या करता है, अनुरूपों को बाहर कर देता है। ऐसा किसने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे भी गर्ल्सवर्दी हो जाएंगे, गर्ल्सवर्दी ने ही कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन वॉज नियरली डेड, जो धर्म है लगभग मर चुका था। बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, क्योंकि भविष्य के जीवन में कोई वास्तविक विश्वास नहीं रह गया था। बट समथिंग वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस, सर्विस, सोशल सर्विस, द आंट्स क्रीड, द बीज क्रीड। उसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो धर्म है वो लगभग मर चुका था, क्योंकि भविष्य के जीवन में कोई भी वास्तविक विश्वास नहीं रह गया था, लेकिन कुछ अपना स्थान लेने के लिए कोई ना कोई संघर्ष कर रहा था। जैसे सोशल सर्विस लोग कर रहे थे, या फिर आंट्स क्रीड, चींटियों का जो पंथ होता है वो, या फिर बीज क्रीड, जो मधुमक्खियों का पंथ होता है वो। ऐसा किसने कहा, ये चीज़ें बतानी है हमें, ये बातें किसने कही हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्ल्सवर्दी हम पढ़ रहे हैं, तो जॉन गर्ल्सवर्दी की बात हो रही है। देखिए टीजीटी में क्या है, गर्ल्सवर्दी हमारे सिलेबस में है, तो गर्ल्सवर्दी से रिलेटेड कोई भी, चाहे उनका स्टेटमेंट हो गया या फिर उनका वर्क हो गया, उनके वर्क से कोई भी कोटेशन हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, सारे ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या चीज़ आ जाएगी ये कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। तो इसलिए हमें सारे ही क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ता है। अगर हमारे सिलेबस में ये राइटर हैं तो हमें उनके क्वेश्चन से, उनके हर चीज़ से, जितने भी उनके वर्क हैं, कुछ कोटेशन हैं, कैरेक्टर्स ने क्या बोले हैं, कब आए थे प्लेस, ये सारे चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When man evolved pity, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब मनुष्य के अंदर दया का विकास हुआ, he did a queer thing, deprived himself a power of living as it is without wishing to become something different। मतलब जब मनुष्य के मन में, जो मनुष्य में क्या आ गया, दया का विकास हो गया, तो उसने एक अजीब काम किया। उसने जीवन को कुछ बनने की इच्छा किए बिना ही वो क्या करने लगा, वो वैसे ही जीवन जीने की शक्ति में वंचित कर दिया गया। ऐसा किसने कहा है। कहा गया कि जब मनुष्य में दया का विकास हुआ तो उसने एक अजीब काम किया। क्या किया, उसने जीवन को कुछ बनने की इच्छा किए बिना ही वैसे ही जीने की शक्ति से क्या हो गया, वंचित कर दिया गया। ऐसा बात किसने कही है। तो यहाँ पे भी गर्ल्सवर्दी हो गए, ये गर्ल्सवर्दी ने ही कहा है। ओके, नेक्स्ट, हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस। जस्टिस में ये लाइनें कौन कहता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, ये कौन कहता है जस्टिस में, कि दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है। वाल्टर हाउ कहता है, कि रॉबर्ट कुक्सन या विलियम फाल्डर या स्विस स्वेडल। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाल्टर हाउ कहते हैं।
जस्टिस। जस्टिस इनका प्ले है जो म्यूट सीन या फिर म्यूट सीन और ट्रायल सीन के लिए जाना जाता है, और इसका जो टाइटल है, जो जस्टिस प्ले है उसका टाइटल है वो आयरोनिकल के लिए जाना जाता है। ये 1910 में ये प्लेज इनके आए थे गोल्सवर्दी के। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गए हैं। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अगर इन द प्ले, किस प्ले में आता है म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन? तो ये चीज़ें अभी मैंने बताया जस्टिस में है, पहला ही हो जाएगा। जस्टिस कब आया था? इनका प्ले है गोल्सवर्दी का 1910 में आया था। इंपॉर्टेंट प्ले है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं गोल्सवर्दी के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्ट्राइफ हो गए, आपके स्ट्राइफ हो गए, जॉय हो गए, जस्टिस हो गए, सिल्वर बॉक्स हो गए। ये सारे ही प्लेज जो हैं ये इंपॉर्टेंट में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। लॉ इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कानून जो है अ मैजेस्टिक एडिफाइस, मतलब एक भव्य भवन है, शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ हो गया, ऑल ऑफ अस, जो कि सभी उपद्रवों को क्या है, आश्रय देता है। हु सेज दिस इनजस्टिस। न्याय में ये बात कौन कहता है कि जो लॉ है ना, जो कानून है ना, वो क्या है, एक मैजेस्टिक एडिफाइस है, एक भव्य भवन है, और जितने भी उपद्रवी लोग होते हैं वो उनको आश्रय देता है। यानी कि जो क्रिमिनल लोग की बात कर रहा है कि अगर वो ऐसे लोग होते हैं तो वो कानून क्या करता है, वो आश्रय देता है। ऐसा किसने कहा है? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द जज ने कहा है। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। तो जस्टिस जो प्ले है इसका टाइटल क्या है? तो ये आयरोनिकल है, अभी हमने पढ़ा, टीजीटी 2013 में आया भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस क्या शो करता है, कौन सी प्रॉब्लम शो करता है? ब्रिटिश सोसाइटी या इंग्लिश लीगल सिस्टम या स्कॉटिश सोसाइटी या अमेरिकन लीगल सिस्टम? तो जस्टिस क्या करता है, क्या शो करता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को दिखाता है कि इंग्लिश लीगल सिस्टम कैसा है। जस्टिस प्ले आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इंग्लिश लीगल सिस्टम जो कानून था, उनकी जो समस्याएं थी वो क्या थी, ये दिखाता है। नेक्स्ट, गोल्सवर्दी प्लेज स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। तो यहाँ पे आ गया है गोल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, ये किस सब्जेक्ट से डील करता है? स्ट्राइफ इनका प्ले है जो कब आया था? 1909 में आया था ये प्ले इनका, जो लेबर डिस्प्यूट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे है भी आपका लेबर डिस्प्यूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। गोल्सवर्दी का फेमस प्ले कौन है, या यूँ बोले कि गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? तो गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले यही है, द सिल्वर बॉक्स। कब आया था? 1906 में आया था, और ये 3 एक्ट प्ले है, इनका फर्स्ट प्ले है, ये याद रखिएगा। ये किससे डील करता, मतलब किससे संबंधित है, ये चीज़ें बतानी है हमें। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, सॉरी बी, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। ओके, इसमें भी सही से न्याय नहीं मिलता है, इस प्ले में भी न्याय की बात होती है बट सही से न्याय नहीं दिया जाता है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा, ये मत याद रखिएगा कि बी ऑप्शन सही है, बस ये याद रखिएगा इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इससे डील करता है सिल्वर बॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इज गोल्सवर्दी जस्टिस। तो गोल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है उसमें हैरोल्ड क्लीवर कौन है, ये चीज़ें हमें बतानी है। हैरोल्ड क्लीवर कौन है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिफेंस काउंसिल है। ओके, क्या है वो? डिफेंस काउंसिल है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेज। ये बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि गोल्सवर्दी के जो प्रॉब्लम प्लेज हैं इसमें बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गोल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज की, विशेषताएं नहीं हैं, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नो एसाइड्स और सॉलिलोकीज, क्योंकि इनके प्लेज में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उनमें ना एसाइड्स है ना सॉलिलोकीज है। ओके, बाकी सब हैं। हाँ, एक्ट्स एंड सीन्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं। नेक्स्ट, द रियल विलन इन गोल्सवर्दीज प्लेज। गोल्सवर्दी के प्लेज का जो रियल विलन है वो क्या है? मेल कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स है, सोशल एविल्स है कि नन ऑफ दीज है?
तो एक बात याद रखिएगा, गर्ल्सवर्दी जो भी अपने प्लेज लिखे हैं ना, वो सोशल पे उन्होंने लिखा है। सोशल में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, सोशल में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सोशल एविल्स। नेक्स्ट, ऑल प्लेज ऑफ गर्ल्सवर्दी आर, गर्ल्सवर्दी के सारे ही प्लेज क्या हैं, सोशल ट्रेजेडी हैं। बस इतना याद रखिएगा, उन्होंने सोशल पे लिखा है, आपका आंसर ऐसे सही हो जाएगा, सोशल याद रखिएगा। नेक्स्ट, लॉ इज अ मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, दीज लाइन ऑफ फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती, अभी हम पढ़े हैं कि लाइनें किसने बोला था, जज ने बोला था, कहाँ आती है, जस्टिस में आती है लाइनें। नेक्स्ट, गुड मेन, अच्छे आदमी, आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर आवर लॉ फॉर वांट दैट ह्यूमन इनसाइड, हमारे कानून के तहत उस मानवीय अंतर्दृष्टि के अभाव में प्रतिदिन नष्ट होते जाते हैं, विच व्यूज देम एज दे आर पेशेंस पेटेंट एंड नॉट क्रिमिनल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो उन्हें देखता है वो मरीज है, अपराधी नहीं है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये चीज़ें बतानी हैं, तो ये भी लाइनें आपकी जस्टिस में आती हैं। नेक्स्ट, The press is pilloried mercilessly and Goldsworthy pleads for good sense for those who are managing the press today। मतलब प्रेस को निर्दयता पूर्वक प्रताड़ित किया जाता है। गर्ल्सवर्दी उन लोगों के लिए सद्बुद्धि की वकालत करते हैं जो आज प्रेस का प्रबंधन कर रहे हैं। विच प्ले इज रेफर्ड इन दिस लाइन, ये लाइनें किस प्ले को रेफर करती है, ये यूँ बोले हाँ, ये लाइनें किस प्ले को रेफर करती है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 10 शो को रेफर करती है, किसे, 10 शो को। ओके, नेक्स्ट, द प्ले इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द वॉर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्ले है ये युद्ध की आलोचना है। गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट हिज इंडिक्टमेंट ऑफ दैट ग्रेट वॉर इन एन एलोगोरिकल मैनर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्ले है, जिस प्ले की बात कर रहा है कि ये क्या है, ये एक युद्ध की आलोचना है। गर्ल्सवर्दी ने महान युद्ध के अपने अभियोग को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हियर, यहाँ पे किस प्ले को ये रेफर किया जा रहा है, किस प्ले की बात हो रही है, कौन सा प्ले है जो क्रिटिसिज्म ऑफ द वॉर है, ये चीज़ें बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, स्किन गेम की बात हो रही है। स्किन गेम इनका प्ले है, ये कब आया था स्किन गेम, तो ये आया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ इगोइस्टिक प्रेजुडाइज delusion and numerous other vices that eat into the vitals of our life। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ इगोइस्ट प्रेजुडाइज, मतलब अहंकारी पूर्वाग्रह, डेल्यूजन भ्रम, एंड न्यूमरस अदर वाइसेस, और कई अन्य बुराइयों को विभिन्न रूपों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। दैट ईट इनटू द विटल्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। द प्ले इज़, ये किस प्ले में बात कर रहे हैं, ये किस प्ले में प्रेजेंट हैं, ये सारी बातें, ये चीज़ें बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, जोआय की बात कर रहे हैं। जोआय भी इनका प्ले है, कब आया था, 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ अ डोमेस्टिक ड्रामा, ये एक घरेलू नाटक है। एंड इन दिस प्ले गर्ल्सवर्दी अटैक द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सपोजेज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इन डोमेस्टिक लाइफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये एक डोमेस्टिक नाटक है, ये एक घरेलू नाटक है, और इस प्ले में गर्ल्सवर्दी सत्ता के दुरुपयोग का प्रहार करते हैं और घरेलू जीवन में इसके हानिकारक परिणामों को उजागर करते हैं। तो कौन सा प्ले है जिसे डोमेस्टिक ड्रामा कहा गया है सिंपली, और इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को पे अटैक करते हैं गर्ल्सवर्दी, ये चीज़ें बतानी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अ फैमिली मैन। ये क्या है, एक डोमेस्टिक ड्रामा है, अ फैमिली मैन, जो कब आया था, 1922 में आया था। नेक्स्ट पे आते हैं, यू मॉब। मॉब मतलब क्या होता है, गुस्साई हुई भीड़, तुम भीड़ हो। द मोस्ट कॉन्टेम्प्टिबल थिंग अंडर द सन, सूरज के नीचे सबसे घृणित चीज़ हो तुम। यू आर द थिंग दैट पेल्स द वीक, तुम वह चीज़ हो जो कमज़ोरों को पीटती है।
किक्स वीमेन, औरतों को किक करती है। हल्स डाउन फ्री स्पीच, स्वतंत्र भाषण को नष्ट कर देती है। दिस इज टुडे, ये आज है। दैट टुमारो, वो कल था। ब्रेन यू हैव डन, मतलब दिमाग लगाओ कि तुमने क्या किया। स्पिरिट नॉट द लिस्ट ऑफ इट, आत्मा इससे भी जरा भी, क्या कह रहा है, आत्मा इसमें जरा भी कम नहीं है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्ले, ये किस प्ले की लाइन है, ये चीज़ें बतानी है। मॉब की यहाँ पे बात कर ही दिया है तो मॉब की ही लाइन होगी। राइट आंसर यहाँ पे मॉब हो जाएगा। ये कब आया था? 1915 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The lesson underlying this play is that in the ordinary course of the life, idealism should not be carried too far because it does not play to be an extreme idealist in the world of realities. The play is, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये प्ले, मतलब यहाँ पे कह रहा है द लेसन अंडरलाइंग दिस प्ले इज़, मतलब इस प्ले में अंतर्निहित सबक है। बहुत सारे लेसन्स दिए गए हैं, सबक है कि जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में आदर्शवाद को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ये वास्तविकताओं की दुनिया में अत्यधिक आदर्शवादी होने का नाटक नहीं करता है। कौन सा प्ले है जो इस तरह का बात करता है, उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ बिट ऑफ लव। कब आया था ये? 1915 में आया था। 1 मिनट, यहाँ पे जो मॉब की बात हुई है ना, मॉब, ये आया था 1914 में आया था। सॉरी, ये 1914 में आया था। और यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं अ बिट ऑफ लव, ये 1915 में आया था। ओके, नेक्स्ट। द प्ले इज़ अ सोशल ट्रेजिडी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्ले है ये एक सोशल ट्रेजिडी है बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग। और ये किस पे बेस्ड है? ये एक जाति भावना पर आधारित है। The subject of this tragedy is that strong family tradition and prestige must be maintained at all cost and should not be sacrificed for any feelings. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्ले है ना, ये सोशल ट्रेजेडी है और ये एक कास्ट फीलिंग पर बेस्ड है, मतलब जाति भावनाओं पर बेस्ड है। द सब्जेक्ट इस ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि मजबूत स्ट्रॉन्ग फैमिली, मतलब मजबूत पारिवारिक परंपराओं और प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। फॉर एनी फीलिंग्स, आगे क्या कहा जा रहा है कि पारिवारिक प्रतिष्ठा और परंपराओं की वेदी पर विवेक की बलि दी जा सकती है, ये चीज़ें बता रहा है। कॉन्सेंस कैन बी सेक्रीफाइड एट द अल्टर ऑफ फैमिली प्रेस्टीज एंड ट्रेडिशन। दिस प्ले इज, कौन सा प्ले है जो बात करता है, जो कि एक सोशल ट्रेजेडी भी है, जो कि कास्ट फीलिंग पर बेस्ड भी है। बहुत सारे इसमें आपकी की वर्ड हैं। और इस ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो यही है कि जो मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं, प्रतिष्ठा होता है, उसको हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए, या कुछ भी हो जाए। उनकी ऐसी पूर्वाग्रह सोच होती है। तो किस प्ले में ये दिखाया गया है, ये चीज़ें बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एल्डेस्ट सन की बात कर रहा है, द एल्डेस्ट सन। ओके, कब आया था? 1912। ओके, यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। ये सारे कीवर्ड है, सोशल ट्रेजेडी है, कॉस्ट फीलिंग से ये बेस्ड है। और ये इस ट्रेजेडी का सब्जेक्ट यही है कि जो स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन होती हैं या फिर प्रेस्टीज होती हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, प्रतिष्ठा होती है, वो हर कीमत पे बनाए रखना जाना चाहिए। किसी की भी भावना के लिए बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी भावना हो। हमारा दिमाग रहता है कि हमारी जो इज्जत, घर की इज्जत है, वो बनी रहनी चाहिए। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो वो एल्डेस्ट सन की बात कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयल्टीज़ आर रिप्रेजेंटेड इन दिस प्ले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्ले में विभिन्न प्रकार की लॉयल्टीज़ को प्रस्तुत किया गया है, मतलब विभिन्न प्रकार की निष्ठाओं को प्रस्तुत किया गया है। द मोस्ट नोटिसेबल बीइंग द लॉयल्टी टू रेस, लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड लास्टली लॉयल्टी टू मैरिड लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्ले में विभिन्न प्रकार की निष्ठाओं को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लॉयल्टीज़ को प्रस्तुत किया गया है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्या है कि लॉयल्टीज टू रेस,
किसके प्रति? जाति के प्रति लॉयल्टीज दिखाई गई है, यानी कि वफादारी दिखाई गई है। लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, दोस्ती के प्रति वफादारी दिखाई गई है। प्रोफेशनल लॉयल्टी मतलब पेशेवर वफादारी दिखाई गई है। और लास्ट में क्या दिखाया गया है? शादी, यानी कि विवाहित जीवन के प्रति वफादारी दिखाई गई इस प्ले में। द प्ले इज़, ये कौन सा प्ले है जो वफादारी की बात करता हो, लॉयल्टीज़ की बात करता हो? ऑब्वियसली यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, लॉयल्टीज़। 1922 में आया था ये प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स वर्दी का। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन ड्रामा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह नाटक में यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के स्कूल के महानतम नाटककारों में से एक थे। एंड प्लेड अ कॉन्सिपिक्यूअस पार्ट इन पॉपुलराइजिंग द प्रॉब्लम प्ले इन द 20th सेंचुरी। और उन्होंने 20वीं सदी में समस्या नाटक को, यानी कि प्रॉब्लम प्ले को लोकप्रिय बनाने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई थी। वो ड्रामेटिस्ट कौन है, यहाँ पे ये बताना है। तो वो ड्रामेटिस्ट आपके गर्ल्स वर्दी ही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। हिज वर्क इज़ रूटेड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उनका वर्क है समकालीन अंग्रेजी जीवन में निहित है। एंड प्रोवाइड्स अ विविड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम इन विच ही लिव्ड। और उस समय के समाज की स्थितियों की एक ज्वलंत और काफ़ी सटीक तस्वीर प्रदान करते हैं। वो ऑथर कौन है? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो उनका वर्क है, मतलब उस ऑथर की बात कर रहा है। उस ऑथर का जो वर्क है वो समकालीन क्या दिखाता है? उस ऑथर के वर्क में समकालीन अंग्रेजी जीवन में निहित है और उस समय समाज में क्या होते थे, उसकी स्थितियाँ क्या थी, पूरा उनके वर्क में दिखाया जाता है। एक सटीक तस्वीर है। किसके वर्क की बात यहाँ पे हो रही है? तो गाल्सवर्दी की हो रही है, जॉन गाल्सवर्दी की हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर शेयर करिएगा। आपने इसमें आज के 30 क्वेश्चन में ज़्यादातर कोटेशन से ही थे, तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा आपने कितना स्कोर किए हैं। और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।